आजकल पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक ही सवाल के जवाब पे टिकी हुई हैं कि आखिर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कौन जीतेगा। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पून फीड सीरीज बाय श्रीराम साईएस। मेरा नाम प्रज्ञा है और आज हम कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दा है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कौन कौन सी पार्टीज है, क्या कहना है मेजर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट्स का ऑन की इश्यूज, और ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट का। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर GS2 पर्सपेक्टिव, जहां काफी बार यूपीएससी ने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चंस जो है वो पूछे हैं। तो टाइमलाइन देखते हैं आज के अपने इस डिस्कशन का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूज, फिर देखेंगे की इश्यूज क्या है यूएस इलेक्शन में, फिर देखेंगे कि यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाता है, कंपेयर करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट से उसको, फिर देखेंगे अपना प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज सेशन। तो चलिए बिगिन करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन अपना। तो सितंबर 10 को पहली बार दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो है वो आमने सामने आए। यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, नेशनल टीवी पे होती है, तो काफी ज्यादा स्टांसेस जो है वो क्लियर होते हैं कि कौन सा कैंडिडेट क्या सोच रहा है और की इश्यूज पे क्या सोच रहा है। इससे वोटर्स को एक क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा चलो ये वाला कैंडिडेट आएगा तो किस डायरेक्शन में ले जाएगा, ये वाला कैंडिडेट आएगा तो यूएस को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, किसको इलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है एज ऑफ नाउ वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड कर रही है ट्रंप के ऊपर, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हमने देखा जो वो 2016 में आए थे, जो उनके अंदर वो एनर्जी थी, जो विगर था, जो एक ओरेटर जैसी उनकी इमेज थी, इस बार वो देखने के लिए हमें नहीं मिली है। और ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये मैक्सिमम आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के न्यूज़पेपर्स भी कह रहे हैं कि ट्रंप लॉस्ट एज एन ओरेटर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखते हैं हम लोग की इश्यूज क्या है और क्या स्टैंड है। तो सबसे पहले देखिए दोनों पार्टीज कौन कौन सी है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, ऑल्दो थर्ड वर्ल्ड पार्टीज भी है यहाँ पे, बट डोमिनेंस किसका है, रिपब्लिकन पार्टी का है और डेमोक्रेटिक पार्टी का है। रिपब्लिकन पार्टी से आपको है डोनाल्ड ट्रंप एज एन कैंडिडेट एंड डेमोक्रेटिक पार्टी का हमें पता है कि कमला हैरिस है। जो बाइडेन ने जुलाई 2024 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ड्रॉप आउट कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है आई बैक कमला हैरिस एज माई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस जी जो है वो लड़ रही है। तो की इश्यूज कहां पे हैं यूएस के और क्या स्टैंड है इन दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इजराइल, गाजा एंड मिडिल ईस्ट, सबसे बर्निंग टॉपिक है ये एज ऑफ नाउ, क्योंकि अरब वर्ल्ड जो है फिलहाल ऐसा मान सकते हैं कि दैट कैन लीड इनटू वर्ल्ड वॉर 3। वहां पे जितनी अनसर्टेनिटीज हैं, जो हो रहा है, जो हम लोग इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में अभी देख रहे हैं, तो यूएस का स्टैंड बेसिकली इजराइल के फेवर में है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इजराइल को फेवर कर रहा था एंड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को फेवर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जो है वो अनलॉफुल मीन्स अब ले रहा है। वॉर होना चाहिए डेफिनेटली, अगर आपकी सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी थ्रेटन हो रही है यू विल डेफिनेटली सिक्योर अ वॉर। और इजराइल पे जो हमास का हमला हुआ वो कहीं से भी मैं नहीं कहती हूँ कि जस्टिफाइड है, या दुनिया भी नहीं मानती है कि जस्टिफाइड है, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज स्केरी। जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है वहां पे, दैट इज स्केरी एंड ये सब कुछ न्यूज में है। सो इजराइल पे दोनों पार्टीज का काफी ज्यादा स्टैंड जो है वो क्लियर है कि प्रेसिडेंट को लगता है, ट्रंप को जो इलेक्शन कैंडिडेट है उनको लगता है कि इजराइल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए फर्दर, एंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट की। तो यूएस जो है ना वो स्लोली मिडिल ईस्ट में अपना ग्राउंड लूज करता हुआ दिखता ही है। क्यों दिखता है, क्योंकि वहां चाइना का जो प्रेजेंस है वो
काफी ज्यादा बढ़ गया है। यूएस ने क्या किया है, धीरे धीरे करके अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है ऑयल इंपोर्ट्स एंड एसेट्रा में, ठीक है। तो उनको बेसिकली अब मिडिल ईस्ट के ऑयल की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन द मिडिल ईस्ट। एंड काफी सारी मिडिल ईस्ट नेशंस जो है वो ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती हैं। ब्रिक्स में कौन इंक्लूडेड है? इंडिया इंक्लूडेड है, रशिया इंक्लूडेड है। एंड वी नो हाउ डिफरेंट दे आर ऑन रशियाज फुटिंग, कि कैसे यूएस जो है रशिया से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जग जाहिर है। तो बेसिकली यूएस जो है वो अपना ग्राउंड मिडिल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा लूज करता हुआ चला जा रहा है। एंड कमला हैरिस को ये बात पता है, ठीक है, कि यूएस इज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन द मिडिल ईस्ट। एंड ट्रम्प का स्टैंड इस बात पर मुझे क्लियर नहीं पता है, ठीक है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर, दोनों मानते हैं एंड होना चाहिए, ठीक है। द वॉर हैज टू एंड। ट्रम्प क्लियर कहते हैं कि यूक्रेन वॉर को और रशिया वॉर को एक दिन में एंड कर देंगे अगर वो प्रेसिडेंट जैसे इलेक्ट हुए तो। ऑन द अदर हैंड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी कमला हैरिस रिप्रेजेंटेटिव है, यूक्रेन को कांस्टेंट सपोर्ट देते आए हैं। यूक्रेन के फेवर में सपोर्ट उन्होंने ही जुटाया है। सो यस, रशिया के फेवर में ट्रम्प बहुत बोलते हैं और वो बोलते हैं कि वो पीस डील एक दिन में साइन करा देंगे। सो हाँ, दोनों का स्टैंड काफ़ी क्लियर है कि रशिया मतलब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूक्रेन के फेवर में बात करता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली इट विल टेक अ चांस इन फेवर ऑफ रशिया। पीस डील तो साइन होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि ये वॉर एंडलेस है। तो जब यूएस अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहा था, जब तालिबान अफगानिस्तान में आ रहा था, तो उन्होंने शायद यही सोच के पुल आउट किया था कि भाई इस चीज़ का, इस कन्फ्लिक्ट का कोई एंड ही नहीं नजर आता है। तो बेसिकली बोथ गवर्नमेंट्स, इफ बोथ ऑफ देम आर इलेक्टेड, विल वर्क टुवर्ड्स एंडिंग द रशिया यूक्रेन वॉर। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे चाइना की। चाइना ही एक ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो यूएस के बनाए हुए वर्ल्ड ऑर्डर को अभी चैलेंज कर रहा है, ठीक है। तो यूएस, you know, that is a superpower. US has the power to influence the world order, ये हम लोग सब जानते हैं। तो कौन अभी चैलेंज कर रहा है? चाइना चैलेंज कर रहा है। एंड यूएसए को ये बात अच्छे से पता है कि चाइना चैलेंज कर रहा है उसका बनाया हुआ वर्ल्ड ऑर्डर। तो दोनों में से कोई भी आता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दे विल टेक अ वेरी टफ स्टांस ऑन चाइना। चाइना पे ये दोनों ही सख्त रहने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इमिग्रेशन एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रम्प का डिबेट में यही कहना था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेल कर गई है। यूएस में काफ़ी ज़्यादा इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है। मैक्सिको बॉर्डर जो है काफ़ी कन्फ्लिक्टेड रहता है। एक फिल्म भी आई थी डंकी, जिसमें दिखाया था कि डंकी रूट कैसे यूज़ करते हैं और कैसे जो इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंट्स है लोगों को फॉल्स होप्स देते हैं कि वो यूएस एंटर कर सकते हैं इलीगली। तो इलीगल इमिग्रेशन जो है वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। तो ट्रम्प का तो साफ साफ कहना है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो बहुत सारे यूएस ट्रूप्स जो है वो मैक्सिको बॉर्डर पे तैनात कर देंगे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कमला हैरिस का स्टैंड इस बात पे क्लियर नहीं है, बिकॉज क्लियरली दे हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व द बॉर्डर इशू। इन्फ्लेशन, डेट एंड इकोनॉमी, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, बट ये पूरी सच्चाई नहीं है। जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी तेजी से घटा हुआ भी एज ऑफ नाउ। इट हैज फाइनली सेटल्ड टू आई गेस 2.9%। तो इन्फ्लेशन पे काफी लोग क्लियर है। इन्फ्लेशन पे कमला हैरिस अपना स्टैंड क्लियरली रखती हैं कि शिल नॉट अलाउ इन्फ्लेशन टू इंक्रीज। ट्रम्प भी यही कहते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, इन्फ्लेशन को कम करना है। डेट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैसे नेशनल जो डेट है यूएसए का वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यस, दोनों क्लियर है इस बात पे कि उसको घटाना है। फिर इकोनॉमी, कमला हैरिस जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इकोनॉमी बनाना चाहती हैं, जिसमें वो अपॉर्चुनिटी देना चाहती हैं मिडिल क्लास को, यंग पेरेंट्स को एंड स्मॉल बिजनेसेस को इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउएवर ट्रम्प ये आर्ग्यू करते हैं बार बार कि उनके टर्म में जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टर्म्स पे थी एज ऑफ नाउ, इफ़ यू कंपेयर इट विद द इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज पे ट्रम्प का स्टैंड अभी काफी ज्यादा क्लियर नहीं है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड जो है वो काफी ज्यादा क्लियर है इस बात पे। कमला हैरिस वाज द वन जिन्होंने हिस्टोरिक क्लाइमेट डील को सिग्निफाई किया था और उसको पास करवाया था बाय कास्टिंग हर हिस्टोरिक वोट। शी इज इन फेवर ऑफ टर्निंग यूएस इनटू अ ग्रीन एनर्जी चेम्बर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं क्लाइमेट चेंज पे, वो काफी ज्यादा टफ स्टैंड है उनका कि पेरिस एग्रीमेंट हमें फॉलो करना ही करना है। So she is very clear on this point and Trump is like कि she is selling the inflation, she is increasing the US economy inflation and selling the US economy for the purposes of climate change reduction। तो ट्रम्प शायद ये चीज अलाउ नहीं करेंगे और ये जो हिस्टोरिक यूएस का क्लाइमेट चेंज लिटिगेशन है, जो ये लेजिस्लेशन है, ठीक है, ये सारी चीजों को वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। फिर ट्रेड की बात करते हैं। यूएस फ्री ट्रेड के अगेंस्ट अब शायद स्टेप्स लेने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया है। न्यूज़पेपर जो है इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स, अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यस फ्री ट्रेड रोकने जा रहा है यूएस। तो ट्रेड पे इनकी पॉलिसी जो है वो काफी क्लियर है, स्पेशली ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो इंपोर्ट्स पे हायर ट्रैफिक तो जरूर ही लगा देंगे वो लोग। क्यों लगा देंगे? क्योंकि देखिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता था, टैरिफ उन्हीं गुड्स पे लगाता था जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। बट अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आती है तो डेफिनेटली ट्रेड पे इसका असर पड़ेगा और चाइनीज इंपोर्ट पे जो टैरिफ है वो ट्रिपल हो सकता है। ठीक है, तो ट्रेड ऑब्वियसली यूएस अब अपना फ्री ट्रेड पॉलिसी शायद बंद करने जा रहा है। एआई एंड टेक्नोलॉजी, एआई में गवर्नेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यूरोपियन यूनियन के बाद यूएस ही एक ऐसा कंट्री है, ठीक है, जो वर्ल्ड पावर है एंड एआई को रेगुलेट करने की बात करता है। हाउएवर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है। वो बोलता है कि एआई को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको थोड़ा फ्रीडम देनी चाहिए। हाउएवर जो कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो उनका मानना यह है कि एआई को रेगुलेट करना चाहिए, एआई पे जो है वो गवर्नेंस लगानी चाहिए, एल्स इट विल स्टार्ट रूलिंग द वर्ल्ड इन अ वेरी नेगेटिव सेंस। फिर ग्लोबल हेल्थ एंड पैंडेमिक प्रिवेंशन, ट्रम्प हारे ही 2020 में इसलिए थे क्योंकि उनका ध्यान जो था वो कोरोना वायरस पैंडेमिक पे नहीं था। ये मेजर इशू था, मेजर कारण था उनका हारने का। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स फेल्ट दैट ही वाज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन द कोविड-19 पैंडेमिक, ही वाज नॉट वेरी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द रूट कॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जो सबको पता है कि चाइना के थ्रू आया है। ठीक है, ये प्रूवन है, ये आप कहीं भी पढ़ोगे, दिस इज नॉट माय वर्ड्स, दिस इज अ रिसर्च कि कैसे वुहान लैब से, ऑल्दो बहुत कंट्रोवर्शियल है बट हाँ वुहान लैब से वायरस लीक हुआ था, इस बात पे रिसर्च चल रही है। सबको यही लगता है कि ये चाइना से आया था। सो हारे ही इसलिए थे क्योंकि उन्होंने पैंडेमिक के प्रिवेंशन पे कोई ध्यान नहीं दिया था। और बाकी जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह निकाली है जब वो इलेक्ट होकर आए थे, तो कि हाँ मिटिगेट करना है लॉसेस को, और ग्लोबल हेल्थ पे भी ध्यान दिया था, स्पेशली ऑन द हेल्थ ऑफ यूएस सिटीजन्स। अब बात यहां पे करते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। हाउ इज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड? So a number of candidates from each party announced their candidacy more than a year before the election day। तो सब कोई अपनी पार्टी अनाउंस करते हैं, अपना कैंडिडेचर अनाउंस करते हैं, जैसे कमला हैरिस ने किया, ठीक है, उनको तो बैकिंग दे दी जो बाइडेन ने। फिर डोनाल्ड ट्रंप फेवरेट हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने अपना कैंडिडेचर अलाउ किया। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो चलता चला आ रहा होता है 1 साल से। सेम वॉज द केस विथ हिलरी क्लिंटन एज वेल। Among them, one candidate is chosen from each party by the nominating process conducted by each party। तो काफी सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो दोनों में से किसी एक पार्टी को अपना एलिजेंस जो है वो शो कर रहे होते हैं, या तो वो रिपब्लिकन पार्टी के फेवर में होते हैं या तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में होते हैं। फिर बाद में पार्टी जो है वो डिसाइड करती है कि कौन होगा उनका इलेक्शन कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट, और उनके भी प्रोसीजर है, अपने कन्वेंशंस एक्सेट्रा वो फॉलो करती हैं। फिर बात आती है यहाँ पे प्राइमरीज एंड कॉकसेस की। ये क्या है? ये पॉपुलर वोट पता करने की कोशिश करता है लोगों का, ठीक है। तो बिफोर द जनरल इलेक्शन ईच पॉलिटिकल पार्टी
होल्ड्स प्राइमरी इलेक्शन और कॉकसेस इन डिफरेंट स्टेट, और इसी को हम लोग एज अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यूएस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वो पॉपुलर वोट पता लगाने की कोशिश करते हैं बाई हेल्डिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दीज हेल्प्स द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली इनको ये पता चल जाता है कि कौन ज्यादा पॉपुलर है अमंग द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस हिसाब से ये अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो चूज कर रहे होते हैं। फिर पार्टी के कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो इस प्राइमरीज एंड कॉकसेस के बाद हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है, वेयर डेलीगेट्स ऑफिशियली सेलेक्ट द पार्टीज कैंडिडेट्स फॉर प्रेसिडेंट। अभी डेलीगेट्स कौन होते हैं, इनको लोग चुनते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करोगे तो इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्यों कह रही हूं? क्योंकि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो अपना अपना डेलीगेट चुनते हैं, और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए नहीं चुनते, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी चुनते हैं, सीनेटर्स भी चुनते हैं। तो काफी सारे पोजीशन के लिए वो अपने अपने डेलीगेट्स जो है वो चुन रहे होते हैं। That is why I am saying it is an indirect election process. कंपेयर कीजिए इंडिया से, इंडिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस है। हम लोग भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुनते हैं, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स इन टर्न सेलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जनरल इलेक्शन डे आता है, फिर इलेक्शन डे जो कि फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे नवंबर, ये कन्वेंशन इनका चला जा रहा है। वो वोटर्स अक्रॉस द कंट्री कास्ट देयर बैलेट्स फॉर द प्रेसिडेंट, एंड यहाँ पे हर स्टेट अपना अपना डिफरेंट गाइडलाइंस फॉलो करता है। तो हर यूएस स्टेट अलग है। यूएस इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है, यू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं है। यहाँ पे स्टेट के पास बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है हर चीज को डिसाइड करने की, क्योंकि उन्होंने आपस में साथ आकर यूएसए बनाया है, ठीक है। तो उनके पास अपनी अपनी ऑटोनॉमी है कि आपको पेन एंड पेपर से बैलेट करवानी है, सब चीजें करवानी है, एट द एंड ऑफ द डे वो टैली हो जाता है वीवीपैट से या किसी भी अदर मैकेनिज्म से। तो स्टेट्स का कॉल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, स्टेट्स की ऑटोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा है कि आखिर वो वोटिंग किस पैटर्न पे करवाना चाहते हैं। फिर आता है आपका इलेक्टोरल कॉलेज। द यूएस यूजेस द इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम। इंडिया में भी यूज होता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके कौन कौन से मेंबर्स हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ईच स्टेट हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स बेस्ड ऑन इट्स पॉपुलेशन। व्हेन पीपल वोट दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर अ स्लेट ऑफ इलेक्टर्स चोजन बाय देयर पार्टी, ठीक है। तो इलेक्टर्स जो उनकी पार्टी चुन रही होती है उनके लिए वो वोट करते हैं। फिर जो इलेक्टर्स जिनको लोगों ने चूज किया होता है वो कास्ट करते हैं अपना वोट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। फिर विनिंग द इलेक्शन, टू विन अ कैंडिडेट नीड्स टू गेट अ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टोरल वोट्स, यानी 50% +1। तो इतने वोट्स इनको चाहिए होते हैं। तो देयर आर अ टोटल ऑफ 538 इलेक्टोरल वोट्स एंड अ कैंडिडेट नीड्स एटलीस्ट 270 टू विन। फिर इनॉग्रेशन डे आता है, कोई कैंडिडेट जीत जाता है तो जनवरी 20 उसको इलेक्ट कर देते हैं ये लोग एज अ प्रेसिडेंट। तो ये था कि हाउ यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी के मायने बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड यूएस फॉलो अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। वहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर दिखेगी, दैट इज द लेजिस्लेचर इज नॉट the executive is not responsible to the legislature। वहां पे आपको ये सेपरेशन ऑफ पावर देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए, क्रिमिनल प्रोसेसिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट्स इन यूएसए एंड इंडिया। इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यूएसए में सिटिंग प्रेसिडेंट को कैन नॉट बी इंडिक्टेड और अरेस्टेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, हाउएवर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स कैन बी इंडिक्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट बन चुका है तो जब तक वो प्रेसिडेंट है आप उसको इंडिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी क्राइम में, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपने पोस्ट से हटता नहीं है। सेम इन इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 368 बात करता है, 361 बात करता है। जेल कन्विक्शन ऑफ 2 or more years, the convicted person can run for the office of president and can even serve as the president। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं रन कर सकते हैं या नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं। ही कैन इवन कंटेस्ट द इलेक्शन, ही कैन इवन पार्टिसिपेट, और वो प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हो सकते हैं। सेम इज नॉट द केस इन इंडिया।
जो कन्विक्टेड पर्सन होते हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए बैन लग जाता है। अब देखते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग क्या है इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंट की। यहां पे क्या ग्राउंड्स है? हैवी क्राइम्स, ट्रेजन, ब्राइबरी, ठीक है। अगर ये सब प्रूव होता है तो वो इम्पीच किए जा सकते हैं। इंडिया में क्या ग्राउंड है? एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां दिया है? आर्टिकल 61, ठीक। यहां पे दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं, यहां पे भी दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंस क्या है? यहां कोई भी मेंबर जो है वो चार्जेस लेकर आ सकता है। इंडिया में एटलीस्ट आपको 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, जिनका यहाँ पे जो मेंबर चार्जेस लेकर आ रहा है उनका सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे जो 1/4 मेंबर्स जो चार्जेस लेकर आ रहे हैं उनका सिग्नेचर मतलब रिक्वायर्ड है, और वो किसी भी हाउस में चार्जेस जो हैं वो लेकर आ सकते हैं। जिस हाउस में चार्जेस लेकर आए हैं दूसरे हाउस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। तो 1/4 ऑफ द कैंडिडेट्स का चार्जेस जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे यूएसए में, क्या प्रेसिडेंट को कोई नोटिस मिलता है? दैट इज नॉट स्पेसिफाइड। यहां इंडियन प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस मिलता है, ठीक है। यहां आपके खिलाफ हम लोग इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है वो चलाने जा रहे हैं। यहाँ पे इम्पीचमेंट 50% ऑफ द मेजोरिटी से पास होता है। यहाँ आपको एटलीस्ट 67% चाहिए, जिस हाउस में चार्ज लेकर आए हैं उसमें भी, और जो हाउस दूसरा इम्पीचमेंट पे प्रोसिक्यूट एंड ट्रायल कर रहा है उसके लिए भी। यूएस प्रेसिडेंट अपने आप को एक डिफेंस लॉयर जो है वो अपॉइंट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो इनको हटा दिया जाता है यूएस प्रेसिडेंट को अपने टर्म से, और वो क्या हो जाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट बाद में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे उनको हटा दिया जाता है। विदिन 6 मंथ्स आपको फ्रेश प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करना होता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है इंडियन एंड यूएस प्रेसिडेंट में। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यू विल सी दैट देयर इज अ ह्यूज सेपरेशन ऑफ पावर्स। वहां एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को लायबल नहीं होती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लेजिस्लेचर को लायबल होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे इंडिया एंड यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। मैंने अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे इलेक्ट होते हैं। सिमिलैरिटीज भी आपको दिख रही होंगी कि हाँ कहीं ना कहीं दोनों फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन। हमने आज डिस्कस किया है कि क्या की इश्यूज हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्या चल रहा है, स्टैंड क्या है दोनों कैंडिडेट्स का, और हमने ये भी डिस्कस किया है यूएस एंड इंडिया के प्रेसिडेंट्स में क्या डिफरेंस है, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसे होती है, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होते हैं। तो अब देखते हैं हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे। सो प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गगन सिस्टम। जब मैं ये पढ़ा रही थी कि हाँ अब जो आपका टोल है वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कटेगा, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ है उससे कटेगा, एंड धीरे धीरे ये सिस्टम जो है वो फास्टैग को रिप्लेस करने जा रहा है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या था? इट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इसरो एंड एआई, एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू हैव trial indigenous SBAS. So select the correct statements using the codes given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, and option D is neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एंड 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हाँ, ये जो गगन सिस्टम है, जो न्यू आपका सैटेलाइट सिस्टम आने वाला है टू कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक टोल्स, वो इस न्यू सिस्टम को यूज करता है। तो गगन इसरो एंड एआई का जॉइंट वेंचर है, दोनों ने जॉइंटली मिलकर डेवलप किया, और इंडिया ऐसा पहला कंट्री है एशिया पैसिफिक रीजन में जिन्होंने अपना इंडिजिनियस ग्लोबल मैप्स ट्राई किया है, ठीक है, इंडिजिनियस मैपिंग सिस्टम जो है वो ट्राई की है। सो बोथ ऑफ दीज क्वेश्चन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और ये PYQ है जो 2017 में पूछा जा चुका है।
The main advantages of parliamentary form of government is that the executive and legislature work independently. It provides continuity of policy and is more efficient. The executive remains responsible to the legislature. या head of the government cannot be changed without elections. So let me know the answer in comment section. अगले सेशन में इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूंगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इस हमें प्रोत्साहित करें टू वर्क बेटर फॉर यू गाइस. कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. स्टे ट्यून फॉर योर फ्री पॉलिटी क्लास एट 5 PM.